नमस्कार, मैं रंजिता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हमारे साथ मौजूद है दिग्गा विधानसभा की भावी उम्मीदवार सीपीआई की शशि यादव जी, जिनका आज कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है चिटकोड़ा बाज़ार में। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और इनके क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप दिग्गा विधानसभा से खड़े हो रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हैं, आप मुझे बता सकेंगे? देखिए, दीघा विधानसभा का जो सबसे पहला सवाल जो आज एकदम सामने खड़ा है, इसमें गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया 15 वर्षों में। 15 वर्षों में तमाम झोपड़ियां उजाड़ दी गई, एक भी झोपड़ी गरीबों का बसाया नहीं गया। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों ने किया है और सबसे पहले आश्वासन ये देना चाहते हैं कि गरीबों की झोपड़ियों को बसाया जाएगा, उनको वैकल्पिक तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। गरीबों को पटना में रहने के लिए सुरक्षित उनके तमाम सुख सुविधा के साथ न्यूनतम जो पानी, बिजली, ये सुविधाएं हैं, इन्हें दिया जाएगा। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो दीघा विधानसभा का में ही आता है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, जो जहाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ थीं, जहाँ हजारों मजदूर काम करते थे, आज वो पूरा उजड़ चुका है। तो सब उसको पूरे दीघा विधानसभा पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने का काम हम लोग करेंगे, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे, जो हमारे वहाँ मजदूर काम कर सकें, यहाँ रोजी रोटी कमा सके। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग यहाँ लगातार लड़ते थे, संघर्ष करते थे, घूमते थे, आज भी देख रहे हैं कि राजधानी का ये विधानसभा है, नाक के मतलब मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये पूरे इलाके हैं, मगर आज भी ये क्या कहते हैं, राशन कार्ड का सवाल है, आज भी साफ पीने का पानी का सवाल है। ये प्रमुख सवाल है, आप सोच सकती हैं। जैसा कि आपने बोला कि गरीबों का झोपड़ियाँ हटा दी गई, पीने का पानी, इन सबों को लेकर के मैं उस क्षेत्र में गई थी, उस क्षेत्र में घूमी भी थी। गरीबों का बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ तक उन लोगों ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के तहत उन लोगों को किसी तरह का राशन भी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो क्या आप आते हैं तो क्या आप अपने गरीबों के लिए क्या करना पड़े? लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा गरीबों की रोजी रोटी भी गई और रोजी रोजगार भी उनका गया और ऊपर से उनको अपमान भी सहना पड़ा। इस सरकार के द्वारा गरीबों को अपमानित किया गया, उनको अपने घर में आने से रोका गया। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने इस बात का प्रण लिया है, इस बात का संकल्प लिया है कि गरीबों का, जो तेजस्वी ने भी कहा कि हमारा सबसे पहला कलम चलेगा, तो 10 लाख हम रोजगार पर अपना कलम चलाएंगे। जो 10 लाख नौकरियों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो विपक्ष का नेता हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये 10 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे तेजस्वी, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? 10 लाख नौकरी तो सामने पड़ा हुआ है। आज 4.5-5 लाख तो सरकारी में वैकेंसी है, तमाम विभागों में अगर आप देख लीजिए तो। उस पर से आप ठेका पर काम करवा रहे हैं। जितने सफाई कर्मी हैं हमारे, उनको आप ठेका पर दे दिए हैं। जो दैनिक मजदूर थे, उनको हटा के आप ठेका पे दे दिए। क्या वो अस्थाई काम के लिए अस्थाई रोजगार नहीं होना चाहिए? आज जितना मतलब हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए आप, आशा हो, ममता हो, तमाम तरह के आप संविदा पे बहाल किए हुए हैं। वो हेल्थ सेक्टर हमारा अस्थाई सेक्टर, क्या उस पर बहाली नहीं होनी चाहिए? अगर इतनी बात किए हमारे मोदी साहब, हमारे नीतीश साहब, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। क्या यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ नहीं लगनी चाहिए? फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री, चीनी मिल की फैक्ट्री, कागज़ की फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री तो यहाँ हमारे लिए, उसके लिए संसाधन है। अगर ये फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं तो क्या यहाँ हमारे 5 लाख मजदूर यहाँ हमारे काम नहीं कर सकते हैं इन फैक्ट्रियों में? इंडस्ट्रियल एरिया को यदि हम विकसित कर लें तो क्या यहाँ हजारों मजदूर काम नहीं कर सकते हैं? तो ये प्लानिंग हमारी सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास सिर्फ आपस में विभेद पैदा करना, भाईचारे को ख़त्म करना, जो आज ये फिर इस चुनाव में शुरू कर दी है। और इसके बरखिलाफ आज बिहार की जनता इन सवालों को पूछ रही है। अपने रोजगार के सवाल हो, महिलाओं के सम्मान का सवाल हो, अब झोपड़ी उजाड़ो अभियान का सवाल हो, अपने अपमान का सवाल हो, ये सवाल आज पूछ रही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल भी पटना में बाढ़ आया था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपकी सरकार आती है तो आप क्या करते हैं? ये पूरा एक मेगा प्लान तो इन्होंने बनाया
मगर ये मेगा प्लान इनका ख़त्म हो गया। आज पूरे पटना को कोड़ काड़ करके और भी उसकी बदतर हालत ये कर दिए हैं। कहीं कोई आप ये पूरा इलाका जो हमारा चितकोहरा का और गर्दनी बाग का इलाका है, स्मार्ट सिटी के नाम पर आज थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वो पूरा कहिए कि गंदगी और जल जमाव हो जाता है। तो क्या आप पूरे इतने बड़े एरिया को डंप करके आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे? पूरे हमारे रोड को बंद कर दिया गया। जो हमारा रोड था चलने का, एकमात्र ये रोड है, बाकी अगल बगल पूरे रोड को आपने बंद कर दिया। तो क्या इस मतलब आज रास्ता बंद करके स्मार्ट सिटी बनाएंगे लोगों का? तो ये हमारी सरकार में नहीं होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम के लिए पूरे इसको एक मेगा प्लान बना करके और उस प्लान के तहत उस पर काम करने की नाले हैं, मगर नाले का सही समय पर जो सफाई होनी चाहिए ये नहीं होता है। उस नाले को विकसित करने का काम, सही समय पर सफाई करने का काम, इस काम को बिल्कुल ये सरकार करे। जैसा कि अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में देखे कि काफ़ी सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, नाले हैं वो, तो उसकी ढकाई के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसमें बहुत सारे लोग गिर भी सकते, तो उस पर क्यों नहीं कुछ कोई काम कर रहा है? यही बात तो है। इस इलाके में हमेशा पूरे इलाके में यही हाल था। हम लोगों ने यहाँ महिलाओं का एपोआ के जरिए आंदोलन करके गड्ढा को मतलब उस पर ढक्कन डालने के लिए हम लोगों को इसी चितकोहरा से हम लोगों ने जुलूस निकाल करके नगर निगम तक गए थे, इतने दूर पैदल चल करके, तब वो ड्रेनेज के ढक्कन लगा था। अभी भी बहुत जगह अभी भी ढेर सारे खाली हैं। तो ये तो इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तो मतलब न्यूनतम चीज़ें हैं कि आपने जब बनाया तो उस पर आप ढक्कन लगाइए। तो ये सारे काम तो मतलब आम काम है, ये रेगुलर का काम है। इस काम को तो करना इस सरकार के लिए भी ज़रूरी था, इसने नहीं किया। महागठबंधन की सरकार आई। अगर हम लोग बोले तो शिक्षा का स्तर बिहार में काफ़ी गिर चुका है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, गरीबों का जो शिक्षा का सवाल है या यूनिवर्सिटी का, इन्होंने कहा था कि हम मतलब डबल इंजन की सरकार है और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता वो दिलवाएंगे, मगर डबल इंजन की सरकार ने ये काम नहीं किया। तो और धीरे धीरे स्तर ख़त्म ही हो गया। सारी चीज़ों को छात्राओं की शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर इसके लिए जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वो कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। सारे सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लीजिए, खिचड़ी स्कूल बन करके रह गया है। तो इन सवालों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा के लिए इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई है, ज़रूर इस सरकार मतलब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में इस नई शिक्षा नीति को हम रोकने का काम करेंगे और एक समान शिक्षा नीति, एक तमाम गरीबों की शिक्षा नीति पर हम लोग काम करेंगे और उसको लागू करने का काम करेंगे। इसमें आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का आप वो नीति ला रहे हैं शिक्षा को लेकर के? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, प्रताड़ित हर कोई हो रहा है शिक्षा को लेकर के। पढ़ाई के नाम पे अब कुछ नहीं बचा है। तो इसी पे मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोग आते हैं तो आप जो बोर्ड शिक्षा नीति के साथ आएंगे, कैसी शिक्षा नीति होगी, कुछ बता पाएंगे आप? शिक्षा नीति जो है वो आम मतलब छात्राओं के लिए, कम से कम जो लड़कियों को मतलब एक पंचायत में बहुत दूर जाना पड़ता है, 8वां 9वां क्लास के बाद मैक्सिमम लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम हर पंचायत के हर जहां उनके सुविधाजनक हो वहां स्कूल खुले, फिर स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू हो। क्योंकि आप टीचर को, ये हमारा शिक्षा अस्थाई है, मगर आप टीचर को वेतनमान नहीं दे रहे हैं, उनको साल साल भर से वेतन नहीं दे रहे हैं। किसी भी टीचर को पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो आंदोलन करेंगे ही। तो निश्चित तौर पर ये अगर हम लागू कर देंगे, उनका वेतनमान लागू कर देंगे, तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। और शिक्षा से जो वो तमाम तरह के पाठ्यक्रम को ख़त्म करके और वहाँ पे वो एक तरह का सांप्रदायिक चीज़ों को वो लागू करना चाहते हैं, इतिहास को वो बदलना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों पर रोक लगेगी। और एक बेहतर हम शिक्षा समाज से मतलब गाइड होने वाले समाज के उनके विकास मतलब उसको सोच के लिए वो हम लोग एक लागू करें। आज के यहाँ भी काफ़ी बेरोज़गार हैं, युवा हैं, बेरोज़गार हैं और बहुत सारे युवा पलायन भी कर चुके हैं। लॉकडाउन में आए तो सही थे, लेकिन फिर उनको पलायन करना पड़ गया बाहर में। तो उनके लिए क्या सोचा है आप लोग? हम लोगों ने जो मतलब ये पूरे मनरेगा के तहत, अगर मनरेगा का काम चालू होता तो बड़े पैमाने पे बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता। फिर उसके बाद जो मैंने पहले भी दोहराया कि अगर इंडस्ट्री यहाँ लगती है
तो वो रोज़गार मिलेगा। अब बल्कि इस कोरोना में तो रोज़गार मारा गया लोगों का। जो भी इस तरह के कहीं छोटे मोटे बिजनेस करते थे, छोटे मोटे दुकानदार थे, तमाम तरह के प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, आज सारा काम उनका छूट गया, वो कंपनियां बंद हो गई। तो इस तरह से मतलब तो बेरोज़गार हो गए हैं। सर नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ आइए, हम रोज़गार देंगे, मगर मनरेगा में काम नहीं चल रहा है। तो इन सवालों को अगर मनरेगा में आप काम चालू करें, अगर ये इन फैक्ट्रियों को आप चालू करते तो आज यहाँ रोज़गार मिलता। तो ये इस सवाल पर ज़रूर महागठबंधन की सरकार आगे काम करेगी, ये आशा और भरोसा है मुझे। जैसा कि आप भी एक महिला हैं, और महिलाओं के साथ जो आए दिन सुनने के लिए मिल रहा है, उनके उत्पीड़न के लिए सुनने के लिए मिल रहा है। अब हाथरस कांड के बाद बक्सर का कांड आया, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बिहार में सबसे ज़्यादा एपवा लड़ती रही है, और उसकी मैं राज्य सचिव हूँ एपवा संगठन की। और हम लोगों ने बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर सुनी होंगी। वो एक बड़ा कांड सरकारी संस्था के संस्थागत के अंतर्गत आने वाला कांड है, और इसमें बड़े बड़े मंत्री और विधायक फंसे हुए थे। मंजू वर्मा को मतलब बर्खास्तगी हुई, मगर आज वो मंजू वर्मा फिर जदयू के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। और ब्रजेश ठाकुर, हमारे बिहारी भाइयों का, मजदूर भाइयों का इस सरकार ने अपमान किया, मगर ब्रजेश ठाकुर को वो सम्मान देकर बगल में बिठाते हैं। तो इसके खिलाफ महिलाएं भी देख रही हैं, सारी चीज़ें समझ रही हैं, और इस सवालों को लेके महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, और वो मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ इस आवाज़ को उठा रही हैं कि यह सरकार कहीं से भी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, ये सारे नारे इसके खोखले और झूठे हैं। इसके बरखिलाफ ये मजबूती के साथ लड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी हो रही हैं। सरकार बदलने के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो रही हैं। एक नौजवान मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ये दिख रहा है आपको पूरे फिजा में, इस बार देखिए तो ये दिख रहा है। चलते चलते हमारे चैनल के थ्रू आप क्या बोलना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई सब लोग इस बार पूरे मतलब ये पूरा चुनाव जो दिख रहा है, नौजवानों का चुनाव दिख रहा है, और एक बदलाव का ये चुनाव है। क्योंकि 15 साल जो कह रही है नीतीश सरकार, 15 साल बनाम 15 साल, तो भाई आपके पास कुछ भी कहने को नहीं है, इसलिए आप 15 साल पुरानी बातें कर रही हैं ये सरकार। तो इस बार बदलिए, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकिए, और दीघा विधानसभा जो कहती है कि भाई चाहे वो काम करे न करे, वो दीघा विधानसभा को अपना राज समझती है कि हम कमल का ले करके आ जाएंगे और हमको लोग वोट दे देंगे, हमारे जागीर में लोग रहते हैं। तो इस बार दीघा विधानसभा के लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार दीघा विधानसभा को मुझे बदलना है, और नया विधायक यहाँ पे महागठबंधन का विधायक हमें जिताना है। तो मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करूँगी कि आप इस बार झंडा में 3 तारीख दीघा विधानसभा में डालिए, 14 नंबर, और भारी मतों से महागठबंधन को विजयी बनाइए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ शशि यादव जी, जो कि दीघा विधानसभा के सीपीआई की भावी प्रत्याशी हैं। महागठबंधन के साथ ये आ रही हैं और दीघा का रूपरेखा बदलना चाहती हैं अपने गठबंधन के साथ। और भी ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।